क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ तुम्हारे मार्क्स उसको नहीं बताए? बताते नहीं है ऐसे फ्रेंड्स वगैरह में? तुम्हारे कितने? नहीं नहीं, नायरा तुम भी नहीं गई थी? तुम्हारे कितने हैं तो तुम तो अपने बता दो। हम रह गए। हाँ जी, पानी रखा है बेटा इधर ही। नहीं, दे दो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। ठीक है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। ठीक है, तो अम्ब्रेला की जो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं उसके बीच का फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जैसे इस तरीके से है, तो आप ये देखिएगा, eight ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। तो आपको क्या करना है, 8 रिब्स हैं इसकी, तो काउंट भी कर लीजिए, इसमें दे भी रखा है इसी तरीके से, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रिब्स बन गई। अब ये कह रहे हैं अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो हमने अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मान लिया जिसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसके और इसके बीच का आपको एरिया बताना है, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया बताना है। ठीक, तो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, और दो रिब्स के बीच का एरिया बताना है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सिंस अम्ब्रेला
हैज 8 रिब्स so let the angle between each rib be थीटा। तो हमने इसको भी मान लिया थीटा, इसको भी थीटा, सारे थीटा ही हो गए। तो कितने एंगल हो गए? 8 टाइम्स आ गए थीटा। तो बिटवीन ईच रिब विद थीटा, सो 8 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो समझ में आ गया होगा भाई, एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका सम 360 डिग्री होता है ना। तो 8 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब 8 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 4 ज़ा 32, ठीक है, 36 माइनस 32 इज 4, तो 8 5 ज़ा 40। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्रीज। ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आपको बस इतने का एरिया बताना है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब किसी एक सेक्टर का एरिया बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एरिया बिटवीन एनी टू consecutive ribs, area between any two consecutive ribs, area between any two consecutive ribs is equal to area of the sector, area of the sector is equal to theta upon 360 degree, theta upon 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 45 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 लिखने, चलिए लिख लीजिए 22/7। जो रेडियस है वो कितना दे रखा है? रेडियस 45 दे रखा है, रेडियस 45 दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे 45 का स्क्वायर, तो 45 8 ज़ा 360, तो ये 1/8 हो गया। और फिर कोई फ़ायदा है नहीं कि मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, मतलब 2 4 ज़ा 8 करूँ और ये हमारे पास डबल 1 आ जाए, 11 आ जाए, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जबकि मेरे पास 22/7 की फिक्स वैल्यू है 3.14, तो 7 किसी को यहाँ पर डिवाइड कर नहीं रहा है, तो 3.14 ले लीजिए, उसी में फ़ायदा है, ठीक है भाई। अगर कुछ डिवाइड कर रहा होता तब तो मैं करता। तो यहाँ पर इसको 1/8 ही रहने दो, ये 3.14 ले लो, और ये 45 इंटू 45 ले लो, ठीक है। ये हुआ, तो पॉइंट गया नीचे, 100 आ गया। और कुछ करें, 5 9 ज़ा 20 ज़ा, 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक। तो इतना कर देते हैं, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 1 कैरी आ गया, 9 3 ज़ा 27 और 1 28 मल्टीप्लाइड बाई 9। हाँ भाई, 9 इंटू 314 कर रहे हैं, तो 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 1 कैरी आ गया, 9 3 ज़ा 27 और 1 28, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 8 4 ज़ा 32, 8 इंटू 4 ही लिखा रहने दो अभी, तो खैर ये हो गया। और क्या हो सकता है? करो चलो डिवाइड,
2 2 जा 4, 2 14 जा 28, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इतना तो हुआ। अब इसके बाद इसको फिर से करिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 2 कैरी आ गया, 9 1 जा 9 और 2 11, 1 कैरी आ गया, 9 4 जा 36 और 1 37, 3 कैरी आ गया, 9 1 जा 9 और 3 12, 1 2 7 1 7 अपॉन 16, 16 आ गया, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, तो 16 8 जा 128 होता है, तो 8 से तो होगा नहीं, 16 7 जा 112 होता है, तो 16 7 जा 127 माइनस 112 हो जाएगा 15, 15 के आगे 1 लगा दिया 151, 16 9 जा 144, 151 माइनस 144 इज 7, 7 7 77, तो 16 4 जा 64 और 77 माइनस 64 इज 13, 13 के आगे 0 लगाया 130 आ गया। ठीक है, 16 8 जा 128, तो 130 माइनस 128 इज 2, 2 0 20, 16 1 जा 16, 20 माइनस 16 is 4, 4 0 40, 16 2 जा 32, 40 माइनस 32 इज 8, 8 0 80, 16 5 जा 80। ये है इसका आंसर 794.8125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि डेसिमल में है तो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आंसर, लेकिन थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। तो 794.8125 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। नहीं कर रखा है, कोई बात। 11 22275/28 दे रखा है ना, तो इसको डिवाइड करके देख लो, लगभग यही आंसर आ जाएगा, 22275/28। हाँ जी, 795.53 अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही आ रहा है। ठीक है अपना, हाँ 27434, हाँ ठीक तो है, हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9. ब्रूच ये होता है वो जो एक वो, हाँ वो जो लगा लेते हैं ना बिल्ला, इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। ठीक है, with diameter 35 millimeter. अच्छा, the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure this. तो 5 डायमीटर बनाने अंदर, जैसे यहाँ पर कितने डायमीटर बनाए थे देखिएगा, 1 2 3 और 4, तो 4 डायमीटर बनाए तो 8 सेक्टर्स बन गए, 5 डायमीटर बनाएंगे तो 10 सेक्टर्स बन जाएंगे। तो आप ये देखिएगा, एक 2 3 4 और 5, तो हमने 5 डायमीटर बना दिए तो इसमें 10 सेक्टर बन गए। तो अगेन हम एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। थीटा मान लेंगे, ये हो गया। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 मिलीमीटर, तो डायमीटर 35 मिलीमीटर है,
तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2, तो 35/2। हाँ अभी 35/2 ही रहने दो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 7 5 35 में सीधा कर सकता हूँ, ठीक है ना। 22/7 पाई की वैल्यू लेंगे तो उससे ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो अब ये देखिएगा कि डायमीटर ये दे रखा है, द वायर इज यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अच्छा, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में है टोटल लेंथ ऑफ silver wire, total length of silver wire required in making the brooch is equal to, तो एक तो ये सिल्वर वायर से बनाया जाएगा तो एक तो सरकमफ्रेंस इसका, तो 2πr प्लस कितने डायमीटर्स अंदर बनाए जा रहे हैं, 5 डायमीटर्स। वो बोला है इन्होंने ये बोल रखा है कि द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो वो जो 5 डायमीटर बन रहे हैं ना, वो 5 डायमीटर भी उसी वायर से बनाए जा रहे हैं, सिल्वर वायर से, ठीक है। तो 5 डी, एक डायमीटर की लेंथ डी, तो 5 डायमीटर्स की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 इंटू डी, ठीक है। तो ये टोटल वायर हमारा इस तरीके से यूज हो रहा है। अब 2πr, तो 2 इंटू 22/7 और r कितना है 35/2, ये हो गया, प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना 35, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 5 35, 22 इंटू 5 इज 110, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, ये कितना हो गया 285 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर, ठीक है। तो टोटल इतनी लेंथ यूज हो रही है, ये सभी को समझ में आ गया। जो 5 डायमीटर हैं वो क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये स्ट्रेट डायमीटर है ये भी सिल्वर के वायर का ही बना हुआ है। तो 5 डायमीटर्स की लेंथ कितनी हो गई 5d, ठीक है। और जो ये पूरा इसका सरकमफ्रेंस है वो भी सिल्वर का बना हुआ है, तो इस वजह से सरकमफ्रेंस ऐड करेंगे प्लस 5 डायमीटर ऐड कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 285 मिलीमीटर। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का जब एरिया निकालेंगे तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर वही है सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई πr स्क्वायर, तो थीटा कितना है 36 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर यानी कि 35/2 का स्क्वायर। ये तो 10 हो गया, 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। 7 5 35, 5 2 10, 2 11 22। ये डिनोमिनेटर तो खत्म हुआ, इधर बस 2 और 2 ये 4 बचा, तो 11 5 55, 5 कैरी, 11 3 33 और 5 38, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंसर ऐसे ही दे रखा है,
पीछे इसी में दे रखा है, फ्रैक्शन में ही दे रखा है। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, हाँ जी, क्वेश्चन 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, वो कह रहे हैं अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। पेग का मतलब होता है खूंटा, जिस खूंटे से उसको बांधा गया है, ठीक है। इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ पर ये दे रखा है हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो हमको स्क्वायर की शेप में ग्रास फील्ड दे रखा है। ABCD साइड दे रखी है 15 मीटर। साइड दे रखी है 15 मीटर और हॉर्स है, हॉर्स के जो गले में रस्सी बांधी हुई है उसकी लेंथ है 5 मीटर। तो वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो 5 मीटर का मतलब ये है कि 5 मीटर भाई यहाँ तक हो गई 5 मीटर बस, 5 मीटर। तो 5 मीटर वो पूरा भी स्ट्रेच कर ले, वो अपनी गर्दन से पूरा भी उसको खींच ले, तब भी वो मैक्सिमम 5 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता। तो वो यहाँ से यहाँ तक बस इतना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो ये वाली लेंथ जो है ये भी 5 मीटर है, तो वो इतना एरिया ग्रेज कर सकता है। और क्योंकि स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि सिंस द हॉर्स इज टाइड since the horse is tied to one corner, since the horse is tied to one corner, so and it is a square, whose each angle is 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस वजह से थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गई। और एरिया वो कितना ग्रेज कर सकता है, वो इस ये जो सेक्टर हमने शेड कर दिया बस इस सेक्टर के बराबर एरिया वो ग्रेज कर सकता है। ग्रेज करने का मतलब कितने की घास वो खा सकता है, कितने एरिया की, ठीक है। ग्रेज मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, चरना, चरना जानते हैं ना, घास चरना। तो एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज area the horse can graze is equal to theta upon 360 into pi r square तो 90 अपॉन 360 इंटू, अब एक काम करेंगे, फिर रेडियस देखिएगा कितना बन रहा है, रेडियस तो 5 मीटर बन रहा है, तो वो 5 जो है वो 22/7 तो उसको डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो आप 3.14 लिख सकते हैं।
और रेडियस कितना 5 है, 5 का स्क्वायर 90 4 जा, ये जो है ना, ये जो इसको हमने रेडियस इस वजह से कहा ना कि भाई वो उसकी गर्दन से बंधा हुआ है, तो वो उतने ही रेडियस तक, मतलब उतनी ही लेंथ तक आगे तक बढ़ पाएगा, और फिर आगे मुड़ता जाएगा तो ये 5 ही रहेगा बस, 5 से आगे वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उतनी ही लेंथ की रस्सी उसके गले में बंधी हुई है। तो बता तो दिया कि सर्कल का पार्ट है जिसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है, अगर वो इससे बाहर निकल पाता, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उसकी जो पार्क है, पार्क की बाउंड्री हो, अगर वो इसके बाहर निकल पाता तो पूरा सर्कल ही बना देता। तो इस वजह से हमने कहा कि ये 90 डिग्री बन गया, और बस ये इतना ही कर सकता है। तो ये ऐसे नहीं हो गया जैसे वाइपर वाला क्वेश्चन था कि वाइपर की लेंथ जो है वही रेडियस का काम कर रही है, तो यहाँ पर रस्सी की लेंथ जो है वही रेडियस का काम कर रही है, और कितना मूवमेंट हो रहा है, केवल 90 डिग्री, नहीं तो ज़्यादा मूव करता। ठीक है, और वो ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि वो सर्कल ये होगा और इतना, कुछ नहीं, इतना है बहुत है। आपने मेंशन कर दिया ना थीटा 90 डिग्री क्यों लिया, बहुत है। ठीक, हाँ इतना जरूर कर सकते हैं हम यहाँ पर कि r इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रैकेट में लिख दीजिए लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, बस बहुत है। ठीक है, 1/4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 10 कैरी आ गया, 25 1 जा 25 और 10, 25 और 10 35, 3 कैरी आ गया, 25 3 जा 75 और 3 78/4। अब ये हो गया 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3, 3 8 38, तो 3 8 38, 4 हाउ मच जा 4 9 जा 36, तो 38 माइनस 36 इज 2, 2 5 25, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 इज 1, तो ये 2 और ये 5, तो 19.625 मीटर स्क्वायर। तो इतनी घास वो, इतना एरिया वो घास का खा जाएगा। कौन से है ये 11.1, 11.1 का एट्थ का फर्स्ट पार्ट 19.625, यही है एग्जैक्ट आंसर, डेसिमल में ही दे रखा है। उसके बाद सेकंड में देखिएगा, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो आपको ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज बताना है, ये नहीं बताना कि अब रोप की लेंथ 10 मीटर है, अब रोप की लेंथ 10 मीटर है तो आपको ये नहीं बताना है कि वो मतलब 10 मीटर लेंथ पर कितना खा रहा है, इंक्रीज इन एरिया बताना है, ठीक है ना, डिफरेंस बताना है, समझ गए। तो लिखिएगा यहाँ पर increase in the area grazed when the rope length is increased to 10 meter is equal to 90/360 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या करा था 90/360 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो 90/360 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 90/360 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर। तो 1/4 इधर भी है, 1/4 इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, 1/4 इंटू पाई, इसको तो कॉमन ले लिया,
ब्रैकेट में बचेगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो 75 हो गया। देखिए हम ना इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था 10 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 5, लेकिन 10 प्लस 5 होगा 15, कोई फ़ायदा ना, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 है ना, उससे डिवाइड हो रहा है। दूसरा फिर तो वैसे भी नहीं करना, छोड़ ही दो, सीधा सीधा ही कर लो फिर। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 100 माइनस 25 इज 75, ठीक है जी। ये हमारे पास इतना हो गया। ठीक, हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर करके ही देख लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी आ गया, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, और 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 2 9, 7 3 ज़ा 21, 0, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 9 15, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 2 3 5 5 0, तो 235.50, इसको 4 से कर दो डिवाइड, तो 6 ज़ा तो हो नहीं सकता, 5 ज़ा ही होगा यार, 75 आ रहा होगा नंबर रिजल्ट। तो ये कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा, इनका मल्टीप्लिकेशन कह रहे हो क्या? नहीं, आंसर। चलो देखता हूँ एक बार। 4 5 ज़ा 20, 23 माइनस 20 इज 3, 3 5 35, और 4 8 ज़ा 32, 35 माइनस 32 इज 3, अगेन 3 5, तो 4 8 ज़ा 32, फिर से 3 आ गया 30, 4 7 ज़ा 28, 30 माइनस 28 इज 2, 2 0 20, 58.875, ये है क्या? यस सर। हाँ तो भाई ये ठीक है, फिर पीछे भी चेक कर लो एक बार। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ जी, जो ये वैल्यू थी इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो भी चलेगा। हाँ इतना मैं बता रहा हूँ ना, डेसिमल में चलेगा थोड़ा बहुत, हाँ कोई बात नहीं, अब कर लो। हाँ हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? दोनों सही है, दोनों सही। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बारीकी में मत सोचो, ठीक है बिल्कुल। जब भी कभी इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, जब बोल देंगे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो राउंड ऑफ करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। हाँ जी, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, मुझे भी प्यास लगी। हाँ ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखना एक खाली बॉटल रखी होगी इधर, मैं आ रहा हूँ। रहने दो भाई, खुद के मैथ चेक कर लो, दूसरे को चेक कर लो, चेक करो। नहीं वो 7 से वो तो मेरे भाई भी आ रहे, अरे वो आ गई ना, दूसरे पेड़ में आ गई, हिंदी नहीं पता है, हिस्ट्री के पेड़ में आ गई, हिंदी वाली मैम आई नहीं, कोई भी नहीं, वो आए थे, वो फिजिक्स वाला था, दूसरे से क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अरे हमें 9th में, हाँ
ढूंढ लो क्या बिल्कुल सही बात नहीं हो रहा तो पूछना चाहिए लो 5 - √3 को इर्रेशनल प्रूव करना करवाया था आपने एग्जाम में। कोई बात नहीं करवाया तो था भूल गया हाँ 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 सही पानी किसको चाहिए था भाई पानी पानी तो दे दो इधर ना भैया कैच वैच मत दो आराम से पकड़ो आराम से हाँ जी एक क्वेश्चन देखो भाई 5 - √3 इज इरेशनल करना भाई जरा 5 - √3 इज इरेशनल हाँ करो करो हाँ वही 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 भाई बाकी जिन जिनको इजी लग रहा है वो जरा करो अभी देख देख करके दिखाओ भाई करके तो दिखाओ एक बार अभी देखता हूँ पेपर में आया था इसमें दे रखा था कि √3 इरेशनल है या नहीं हाँ अगर नहीं दे रखा है तो वो भी करना कितने नंबर का था हाँ फिर तो पूरा ही करना पड़ेगा पूरा ही करना पड़ेगा हाँ क्योंकि नहीं तो 2 ही स्टेप में हो जाएगा ये फिर 3 नंबर का बनेगा थोड़ी अगर 3 नंबर का आता है तो फिर ऐसे करो करो अरे तुम जैसे तुम्हें आता है वैसे करके दिखाओ चलो करके तो दिखाओ हाँ नहीं पहले √3 चलो जैसे तुम्हें आता है वैसे करो जैसे आप कुछ चेंज होगा तो मैं बताऊंगा ना कोशिश कोशिश तो करो जिस तरीके से करके आए हो वैसे करोगे तो सही मैं देखता हूँ ना हेलो हाँ जी हाँ जी मैंने ओके हाँ मैं एक बार अब मैच कर लेना कि मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ ये सभी बच्चे जानते हैं कि √3 को अगर सिर्फ √3 को अगर इरेशनल प्रूव करना बताओ भाई पीछे अनंत अगर सिर्फ √3 को इरेशनल प्रूव करना है वो तो आता है ना तो इसमें पता है क्या करना पड़ेगा इसमें जैसे ये है 5 - √3 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b are co-prime
को प्राइम का मतलब उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ए एंड बी आर को प्राइम। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, -√3 को इधर ले आएंगे, 5 माइनस ए अपॉन बी, √3 इधर हो गया। बल्कि छोड़ो, ऐसे मत करो, ऐसे लिख दो, -√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -5। तो यहाँ पर ए और बी को प्राइम है, तो हमने क्या करा था, वो अलग तरीका है वो वाला। ये -√3 है और हमने 5 को इधर हम लेकर चले गए, तो ए अपॉन बी -5, तो ए अपॉन बी को हमने एक रैशनल नंबर मान लिया था पहले से ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब किसी रैशनल में से कोई रैशनल, 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 5 कैन बी रिटर्न एज 5/1, यहाँ पर लिख देंगे विच इज रैशनल। तो ये हो गया -√3 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन b विच इज रैशनल। और इधर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को आप हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन 5, और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर विच इज रैशनल। विच इज़ रैशनल। तो अब क्या है कि यहाँ तक करके छोड़ देना है, बस यहाँ तक करके छोड़ देना है कि √3 एक ऐसे नंबर के इक्वल है जो नंबर रैशनल है, और फिर प्रूव करके दिखाओगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। वही √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी तो यहाँ मान चुके हैं, उसको पी अपॉन क्यू मान लो, ठीक है। तो फिर उसमें करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। हाँ, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, है ना। 3 मार्क्स का है तभी तो, अरे नहीं नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मतलब अच्छा, मतलब वैल्यू वाला क्वेश्चन है। हाँ, अगर गिवन नहीं है तो करना ही करना है, लेकिन हाँ अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर में कहाँ करेंगे इसको। MCQ में अगर वो पूछ लिया कि भाई 5 माइनस √3 आप बताइए ये इरेशनल है, ये रैशनल है ना, या आपसे तीसरा पूछ लिया कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो 2-3 चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए वो दे देंगे, ठीक है ना। ये MCQ में आपको बताया नहीं क्या, स्कूल में आजकल जस्टिफिकेशन देने का बन रहा है। हाँ, जस्टिफिकेशन का बताया नहीं है, अभी तक नहीं बताया। अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, सॉल्व करके आना, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 या 2 लाइन का सॉल्व करना है और उस पर लिखना है जस्टिफिकेशन। ये नया नोटिफिकेशन आया है, कई स्कूलों में बताया। हाँ, CBSE में, मतलब MCQs में आपको कम से कम 1-1.5 लाइन का लिखकर समझाना है कि ऐसा आपने क्यों लिखा, रीज़न लिखेंगे भाई। कोई भाई मैं बता रहा हूँ लिखना, उसमें क्या है, आधा नंबर टिका देंगे बस। क्योंकि क्या है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि लोग MCQ में क्या कर रहे हैं, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग करके टिक लगा देते हैं, तो वो मत करना। MCQ में कम से कम 1 वर्ड कह रहा हूँ सॉरी, 1 लाइन का जस्टिफिकेशन लिख देना, ऊपर जस्टिफिकेशन, और फिर लिख देना ऐसा क्यों है। तो वो रीज़न अगर आप लिखेंगे तब नंबर देंगे, और अभी नहीं बताया तो और 1-2 महीने में बता देंगे स्कूल में, ठीक है ना। तो 3 नंबर का आएगा तो आप ये करना। और कई बार क्वेश्चन में ना ये आता है कि इट इज़ गिवन दैट √3 इज इरेशनल, अगर दे रखा है फिर बिल्कुल नहीं करना, फिर तो बस यहीं तक हो जाएगा कि √3 इज इरेशनल, इट इज़ गिवन, है ना, एंड दिस इज रैशनल, सो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। ये पूरा ही नंबर जो है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। ये है, ठीक है जी, इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।